नमस्कार। लेट्स माइक में आप सुन रहे हैं न्यूज़ एट 5। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से। फिर जानेंगे देश, दुनिया और आपके अपने राज्यों तक की बड़ी अपडेट्स। भारत ने पाकिस्तान और चीन समेत पूरी दुनिया को एक बार फिर आतंकवाद पर सख्त संदेश दिया है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, क्योंकि इसमें पहलगाम आतंकवादी हमले का जिक्र नहीं किया गया था, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। भारत का साफ कहना है कि यह संयुक्त बयान आतंकवाद के खिलाफ भारत के मजबूत स्टैंड को नहीं दिखाता है। हद तो यह है कि पहलगाम हमले का कोई जिक्र नहीं है, बल्कि उसकी जगह डॉक्यूमेंट में बलूचिस्तान का जिक्र किया गया है और भारत पर वहां सांकेतिक रूप से अशांति पैदा करने का आरोप लगाया गया है। राजनाथ सिंह अभी शंघाई सहयोग संगठन की रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चीन के किंगदाओ में हैं। रक्षा मंत्री ने यहां पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि आतंकवाद के दोषियों, वित्तपोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और इससे निपटने में दोहरा मापदंड नहीं अपनाया जाना चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि कुछ देश आतंकवादियों को पनाह देने के लिए सीमा पार आतंकवाद का इस्तेमाल नीतिगत साधन के रूप में कर रहे हैं। शिखर सम्मेलन में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए रूस, पाकिस्तान और चीन सहित सदस्य देश भाग ले रहे हैं। 2001 में स्थापित शंघाई सहयोग संगठन का उद्देश्य सहयोग के माध्यम से क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना है। इस ब्लॉक में वर्तमान में 10 सदस्य देश हैं: बेलारूस, चीन, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। It is my pleasure to be here in Qingdao to participate in the SCO Defense Ministers meeting. At the outset, I would like to thank our host for their warm hospitality. I would also like to congratulate Belarus for joining the SCO family as a new member. Excellency, the work we lead is undergoing a drastic transformation. Globalization, which one closer together, has been losing momentum. The weakening of the multilateral systems had made it harder to address other challenges. France made a peace and security to rebuilding economies after the pandemic. उधर ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका वाले ब्रिक्स समूह ने ईरान के खिलाफ हुए सैन्य हमलों पर चिंता जताई है। ब्रिक्स ने साझा बयान जारी किया है। बयान में कहा कि हम 13 जून से ईरान के खिलाफ हुए सैन्य हमलों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं। ये हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन है। ब्रिक्स ने साथ ही सभी पक्षों से मौजूदा संवाद और कूटनीति के माध्यम से बातचीत करने की अपील करते हुए शांतिपूर्ण तरीकों से मतभेदों को सुलझाने की बात कही। ब्रिक्स का बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही भारत ने शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ के उस बयान से खुद को अलग कर लिया था, जिसमें ईरान पर हमले के लिए इजराइल की आलोचना की गई थी। लेकिन ब्रिक्स के इस बयान से भारत ने खुद को अलग नहीं किया है। समूह ने साथ ही कहा कि हम उस शांतिपूर्ण परमाणु प्रतिष्ठानों के खिलाफ किसी भी हमले पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रासंगिक प्रस्तावों का उल्लंघन करते हुए किए जाते हैं। अमेरिका और इसराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका से बने इस ग्रुप को ब्रिक्स कहा जाता था, लेकिन इसका विस्तार हुआ। ब्रिक्स में अब सऊदी अरब, मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया भी शामिल हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान अपने क्षेत्र में बच्चों के अत्याचार के मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि बच्चों के खिलाफ अत्याचार और आतंकवाद फैलाने वाले पाकिस्तान का संयुक्त राष्ट्र में उपदेश देना घोर पाखंड है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में बच्चों और सशस्त्र संघर्ष पर वार्षिक खुली बहस के दौरान भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पार्वथानेनी हरीश ने कहा कि मैं पाकिस्तान के प्रतिनिधि की ओर से की गई राजनीति से प्रेरित टिप्पणियों को खारिज करता हूं।
पाकिस्तान CAAC एजेंडे के गंभीर उल्लंघनकर्ताओं में से एक है। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र की प्रक्रियाओं पर गलत तरीके से संदेह व्यक्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने नापाक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न चर्चाओं में भारत को बदनाम कर रहा है। ऐसा करके पाकिस्तान अपने ही देश में बच्चों के खिलाफ किए जा रहे अत्याचारों से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा है। भारत इसे अस्वीकार करता है। इसके अलावा भारत सीमा पार से किए जा रहे बड़े पैमाने पर आतंकवाद को भी अस्वीकार कर रहा है। Our world is witnessing an alarming escalation in conflicts and terrorist attacks, and children are the most unfortunate casualties. Pakistan, one of the grave violators of the CAC agenda. We reject this attempt by Pakistan to deflect attention from the atrocities committed against children in their country. The world has not forgotten the savage targeted attacks by Pakistani and Pakistani trained terrorists, killing 26 tourists in India and Pahalgam, Jammu and Kashmir. India had undertaken non-escalatory, proportionate, and focused attacks that targeted 9 terrorist infrastructure sites on the 7th of May 2025 in response through Operation Sindoor. सबसे बड़ी खबर और अच्छी खबर यह है कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला आज अपनी यात्रा पूरी कर करीब 28 घंटे के सफर के बाद शाम 4 बजे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच गए। वे निर्धारित समय से आधा घंटा पहले पहुंचे हैं। इससे पहले मिशन क्रू ने स्पेसक्राफ्ट से लाइव बातचीत की। इसमें शुभांशु ने कहा था, नमस्कार फ्रॉम स्पेस, मैं अपने साथी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ यहाँ होने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं एक बच्चे की तरह सीख रहा हूँ। Namaskar from space. I'm thrilled to be here with my fellow astronauts, as Peggy said, one veteran and 3 rookies. And wow, what a ride it was. Frankly, when I was sitting in the capsule in Grace yesterday on the launch pad, my only thought in my mind was that let's just go. After 30 days of quarantine, it was feeling that I just wanted to go. The excitement and all was, probably far away. It was just the feeling that let's just leave here. But when the ride started, it was something like you getting pushed back into the seat. It was an amazing ride. भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने महाराष्ट्र के अमरावती में कहा कि देश में संविधान सर्वोच्च है। संसद संविधान को संशोधित कर सकती है, लेकिन उसके मूल में कोई बदलाव नहीं ला सकती है। सुप्रीम कोर्ट के 52वें CJI जस्टिस गवई अपने होम टाउन अमरावती में अपने अभिनंदन समारोह में बोल रहे थे। CJI ने कहा कि संसद के पास संशोधन की शक्ति है, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे को बदल नहीं सकती। भारत का संविधान सबसे ऊपर है। हमारे लोकतंत्र के तीनों अंग न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका संविधान के अधीन काम करते हैं। CJI गवई ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि संसद सर्वोच्च है, लेकिन मेरी राय में संविधान सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि एक जज को हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा एक कर्तव्य है, हम नागरिकों के अधिकारों और संवैधानिक मूल्यों और सिद्धांतों के संरक्षक हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास केवल शक्ति नहीं है, हम पर एक कर्तव्य भी सौंपा गया है। किसी भी जज को नहीं सोचना चाहिए कि लोग उनके फैसलों को लेकर क्या राय रखते हैं। हमें स्वतंत्र रूप से सोचना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि लोग क्या कहेंगे ये हमारी फैसले लेने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन सकता है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मैंने हमेशा अपने निर्णयों और काम को बोलने दिया है। मैं हमेशा अपने संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के साथ खड़ा रहा। बुलडोजर न्याय के खिलाफ अपने फैसले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आश्रय का अधिकार सर्वोच्च है। अमिताभ बच्चन की आवाज में साइबर क्राइम जागरूकता के लिए चलाई जा रही कॉलर ट्यून को सरकार ने तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला किया है। ये कॉलर ट्यून, जो हर मोबाइल कॉल से पहले 40 सेकंड तक बजती थी, अब उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का सबब बन चुकी थी। संचार मंत्रालय ने जनता की शिकायतों और आपात स्थितियों में हो रही देरी को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा कदम उठाया है। भारत सरकार ने साइबर ठगी और डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिए थे कि हर कॉल से पहले एक जागरूकता संदेश चलाया जाए। इस संदेश में अमिताभ बच्चन की आवाज में लोगों को फर्जी कॉल्स, फिशिंग और अनजान लिंक या OTP साझा ना करने की सलाह दी जाती थी। ये पहल शुरू में सराहनीय थी, क्योंकि देश में हर दिन हजारों लोग साइबर अपराधों का शिकार हो रहे हैं।
लेकिन बार बार सुनाई देने वाला ये 40 सेकंड का संदेश खासकर आपातकालीन कॉल्स के दौरान लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गया था। ये कॉलर ट्यून सरकार के अभियान का हिस्सा था, जिसे साइबर ठगों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए चलाया जा रहा था। अब ये अभियान खत्म हो गया है, तो सरकार द्वारा इस कॉलर ट्यून को हटाने का फैसला किया गया है। अमरनाथ यात्रा से पहले आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के बसंतगढ़ इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इलाके में दोनों ओर से भारी गोलीबारी हो रही है। सुरक्षा बलों ने इलाके को चारों ओर से घेर लिया है। सुरक्षा बलों को आज इलाके में संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिली थी। इसके बाद सर्च अभियान चलाया गया। जंगल में सुरक्षा बलों से आमना सामना होने पर आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सेना और जम्मू कश्मीर की पुलिस जॉइंट ऑपरेशन कर रही है। इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भेजा गया है। ड्रोन के जरिए एरियल निगरानी भी की जा रही है। व्हाइट नाइट कोर ने एक्स पर बताया कि ऑपरेशन बिहाली चलाया जा रहा है। गुप्त सूचना मिली थी कि उधमपुर जिले के बसंतगढ़ इलाके के बिहाली इलाके में कुछ आतंकी छिपे हुए हैं। जानकारी के आधार पर जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ सेना ने एक संयुक्त अभियान छेड़ा। आतंकवादियों से मुठभेड़ जारी है। इस साल अमरनाथ की यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर हैं। यात्रा 9 अगस्त तक चलेगी। इसमें लाखों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। ऐसे में आतंकियों का उधमपुर में पाया जाना सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बन गया है। अमरनाथ यात्रा की तैयारी के लिए बुधवार को बालटाल बेस कैंप में सुरक्षा बलों ने मॉक ड्रिल भी की, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, 49 बटालियन, सीआरपीएफ, सेना, स्वास्थ्य विभाग और फायर ब्रिगेड समेत कई एजेंसियों ने हिस्सा लिया। ये सभी संभावित आतंकी हमलों, प्राकृतिक आपदाओं के आने पर तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकालने की तैयारियों की जांच कर रहे थे। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। चारधाम यात्रा पर जा रहा एक टेम्पो ट्रैवलर स्टेट बैंक मोड़ घोलतीर के पास अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा और अलकनंदा नदी में समा गया। जिला प्रशासन के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त टेम्पो ट्रैवलर रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ की ओर जा रहा था। घटना की सूचना मिलने के बाद जिला पुलिस, एसडीआरएफ, अग्निशमन इकाई और स्थानीय लोगों ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त वाहन में चालक सहित कुल 20 लोग सवार थे। ये एक 31 सीटर टेम्पो ट्रैवलर था, जिसमें उदयपुर और गुजरात से आया परिवार चारधाम यात्रा पर था। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने बताया कि हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 10 यात्री लापता हैं। नदी में बही बस की खोजबीन और लापता यात्रियों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। उत्तर प्रदेश में इटावा के पास बिहार से दिल्ली जा रही एक डबल डेकर बस हादसे का शिकार हो गई। ये बस आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से नीचे जा गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक बिहार से दिल्ली जा रही एक निजी बस इटावा के सफई इलाके में हादसे का शिकार हुई। जैसे ही ये बस आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर माइलस्टोन 103 के पास पहुंची, अचानक एक्सप्रेसवे से नीचे आ गिरी। बताया जाता है कि बस में करीब 80 लोग सवार थे। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नक्सलियों के साथ मुठभेड़ जिले के अबूझमाड़ इलाके में चल रही है। मुठभेड़ में अब तक सुरक्षा बलों ने 2 महिला नक्सलियों को मार गिराया है और हथियार और बारूद बरामद किया है। अधिकारियों ने बताया कि माओवादियों के माड़ डिवीजन के नक्सलियों के होने की सूचना पर नारायणपुर और कोंडागांव जिले में जिला रिजर्व गार्ड, डीआरजी और एसटीएफ के संयुक्त दल को नक्सल विरोधी अभियान में रवाना किया गया था। मुठभेड़ के बाद घटनास्थल से नक्सलियों के शव, एक इंसास राइफल, एक 315 राइफल और अन्य सामान बरामद किया गया। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।